हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेसिक लिंग्विस्टिक्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जनरेटिव सिंटैक्स की, जहाँ पे हम बात करेंगे फ्रेज स्ट्रक्चर रूल क्या होता है और आपका कर्नल स्ट्रक्चर क्या होता है, इस पे भी चर्चा करेंगे। सो देखते हैं जनरेटिव सिंटैक्स के अंतर्गत क्या चीज़ें आती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल समझेंगे जनरेटिव सिंटैक्स है क्या। इन थ्योरेटिकल लिंग्विस्टिक्स, generative grammar refers to the particular approach to define the syntactic structure of a language with a given set of rules that correctly predict with combination of constituents would form grammatical sentence in a particular language। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो थ्योरेटिकल लिंग्विस्ट है, ठीक है, लिंग्विस्टिक्स है, उसमें जनरेटिव ग्रामर जो होता है, जो जनरेटिव ग्रामर होता है वो रिफ़र करता है एक पर्टिकुलर अप्रोच को टू डिफाइन दी सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एक सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर जो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो आपको भी ध्यान होगा जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं, तो सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो कई तरह के रूल्स हमें याद रखना पड़ता है। टेंस याद रखने पड़ते हैं। टेंस के अलावा फिर आपके उसमें क्या क्या चीज़ें, वर्ब का फॉर्म कौन सा लगेगा, उसमें आईएनजी फॉर्म लगेगा नहीं लगेगा, बहुत सारी चीज़ें रूल्स आपको मिलते हैं। तो इसी को हम सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर का रूल कह सकते हैं। और किसी भी लैंग्वेज में सबका जो सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर का होता है वो अलग अलग होता है। एंड विद अ गिवन सॉरी within with a given set of rules that correctly predict with which combination of constituent would form grammatical sentence in a particular language। किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज में कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स और कौन से किसी भी ग्रामेटिकल सेंटेंस के लिए, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स और कौन से ग्रामेटिकल रूल्स उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें जनरेटिव सिंटैक्स के अंदर या हम क्या कह सकते हैं कि एक जनरेटिव ग्रामर के अंतर्गत हम देखते हैं। फिर आता है जनरेटिव ग्रामर इज एन एक्सप्लिसिट ग्रामर अनलाइक ट्रेडिशनल ग्रामर विच डिमांड्स द रीडर्स ओन इंट्यूशंस। तो अभी क्या है, जो जनरेटिव ग्रामर है वो एक्सप्लिसिट ग्रामर कह सकते हैं, जिसमें हम जो रीडर होते हैं उनके इंट्यूशंस भी मायने रखते हैं। ठीक है, फिर पीपल यूजुअली मिसकंसीव जनरेटिव एज प्रोडक्टिव। तो जब भी हम जनरेटिव की बात कर रहे हैं, जनरेट करने की, तो पीपल्स के एक कंसेप्शन बन जाता है, वो समझते हैं कि जनरेटिव का मतलब प्रोडक्टिव होता है, लाइक जनरेट करना या प्रोडक्ट करना। उनको ऐसा लगता है कि दोनों सेम है रादर देन फॉर्मल एंड एक्सप्लिसिट। सो चॉम्स्की का ही है, ये भी याद रखना है, एक जनरेटिव सिंटैक्स। ठीक है, सो चॉम्स्की सेज व्हेन वी स्पीक ऑफ अ लिंग्विस्ट ग्रामर एज अ जनरेटिव ग्रामर। जब भी हम बात करते हैं लिंग्विस्ट्स के ग्रामर की, तो हम जनरेटिव ग्रामर दिमाग में आता है। वी मीन ओनली दैट इट इज़ सफिशिएंटली एक्सप्लिसिट टू डिटरमाइन हाउ सेंटेंस ऑफ अ लैंग्वेज आर इन फैक्ट कैटेगराइज बाय द ग्रामर। तो जो जनरेटिव ग्रामर होता है, तो उनका ये कहना है कि ये एक सफिशिएंटली एक्सप्लिसिट होता है, एक क्लियरली आपको सफिशिएंटली क्लियरली आपको दिया जाता है कि कोई भी सेंटेंस, किसी भी लैंग्वेज का जो सेंटेंस होता है वो आपकी ग्रामर से कैसे कैटेगराइज है। ठीक है, सो यहाँ पे जो लिंग्विस्ट का ग्रामर है वो आपके जनरेटिव ग्रामर से मतलब रखता है। और जनरेटिव ग्रामर जो है वो उसका मतलब ये होता है कि ये एक तरह से पूरी तरह से एक एक्सप्लिसिट या क्लियर आपके रूल्स देता है, जिसपे जो एक पूरे ग्रामर को समझ के आप एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में उसको अप्लाई करते हो, तो वो सारी चीज़ें आपको क्लियर होती हैं। चॉम्स्की ने 1980 में ये बात कही है। उसके बाद एट द ऑनसेट ऑफ द जनरेटिव प्रोग्राम ऑल रूल्स ऑफ ग्रामर वर बिलीव टू बिलोंग टू वन ऑफ द 3 कॉम्पोनेंट्स ऑफ ग्रामर। किसी भी ग्रामर में 3 तरह के कॉम्पोनेंट्स पाए जाएंगे। आपका पहला कॉम्पोनेंट है फ्रेज स्ट्रक्चर या रीराइट रूल। दोनों रूल एक ही है, याद रखना, फ्रेज स्ट्रक्चर रूल या रीराइट रूल। दूसरा आपका आता है ट्रांसफॉर्मेशनल रूल और तीसरा आ जाता है लेक्सिकॉन्स। ठीक है, तो कोई भी ग्रामर जो है, ग्रामर में ये 3 कंपोनेंट्स होने बहुत ज़रूरी होते हैं, और जनरेटिव प्रोग्राम के लिए तो बहुत ज़रूरी होते हैं। बिकॉज जो फ्रेज स्ट्रक्चर या रीराइट रूल्स होते हैं, ये वो होते हैं जिसमें आप सेंटेंस को
देखते हैं कि सेंटेंस में क्या क्या चीज़ें हैं अवेलेबल। ठीक है, सेंटेंस में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। सेंटेंस नाउन फ्रेज है, वर्ब फ्रेज है, फिर नाउन फ्रेज के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, वर्ब फ्रेज के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आप फ्रेज स्ट्रक्चर रूल में पढ़ते हो। ट्रांसफॉर्मेशन रूल में आप ये देखते हो कि क्या क्या चीज़ें ट्रांसफॉर्म हुई हैं। मतलब होता है ना कि अगर अब एक्टिव टू पैसिव बनाने जा रहे हो तो उसमें क्या क्या चीज़ें ट्रांसफॉर्म होती है वहीं वहीं पे, क्योंकि अदर से चीज़ें आप उसमें ऐड थोड़े बहुत करते हो, बट ज़्यादातर क्या होता है जो सेंटेंस आपको दिया रहता है उसी में आप चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफॉर्म करते हो। तो ये ट्रांसफॉर्मेशनल रूल्स होते हैं सेकंड में। ऐसे ही WH वाले में भी ट्रांसफॉर्मेशन रूल आते हैं। उसके बाद लेक्सिकॉन, जो लेक्सिकॉन आपके किसी भी लैंग्वेज की बात करेंगे तो उसमें लेक्सिकॉन उनके पर्टिकुलर लेक्सिकॉन्स पाए जाते हैं, है ना। अब आते हैं दीज थ्री कंपोनेंट्स प्लस द नोशन ऑफ सरफेस स्ट्रक्चर एंड डीप स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूएंट्स द मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ द स्टैंडर्ड थ्योरी। तो यहाँ पे हमने तीन कॉम्पोनेंट तो देख ली जो ग्रामर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे दो कॉम्पोनेंट और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक सरफेस स्ट्रक्चर होता है, एक डीप स्ट्रक्चर होता है। तो सरफेस स्ट्रक्चर और डीप स्ट्रक्चर जो है वो हम अच्छे से दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से मैं उसको क्लियरली समझाऊंगी। और ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी होते हैं जो कि एक स्टैंडर्ड थ्योरी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट होते हैं। सो द मॉडल ऑफ ग्रामर प्रेजेंट इन आस्पेक्ट थ्योरी ऑफ सिंटैक्स इज रिफर टू एज अ स्टैंडर्ड थ्योरी। तो ये भी याद रखना है, जो आस्पेक्ट ऑफ सिंटैक्स थ्योरी है उसी को ही स्टैंडर्ड थ्योरी भी बोलते हैं। और स्टैंडर्ड थ्योरी के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके फ्रेज स्ट्रक्चर रूल जो कि रिराइट रूल है, आपके ट्रांसफॉर्मेशनल रूल, आपके लेक्सिकॉन, आपके सरफेस स्ट्रक्चर, आपकी डीप स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेंगे हम। अब आ जाते हैं हम फ्रेज स्ट्रक्चर रूल में कि आखिर फ्रेज स्ट्रक्चर रूल होता क्या है। सो फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स और रिराइट रूल्स इन चॉम्स्कीज वर्क सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर 1957। तो जब चॉम्स्की का वर्क आया था सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर 1957 में, उस टाइम पे ये फ्रेज स्ट्रक्चर रूल के बारे में उन्होंने बताया था। द फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स, फ्रेज स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाई द टी डायग्राम। जो हम टी डायग्राम बनाते हैं ना किसी भी सेंटेंस को लेकर, तो बेसिकली ये इसी पे बेस्ड रहता है, टी डायग्राम के बेस पे। एंड हिज रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड फ्रेज मार्कर। इसके जो रिप्रेजेंटेशन उसको हम फ्रेज मार्कर बोलते हैं। तो इसको मैं अच्छे से समझाऊंगी कि क्या होता है। देखिए बेसिकली हम अगर बात करें टी डायग्राम की, तो आपका ऐसा होता है ना कि सेंटेंस गोज टू NP VP, नाउन फ्रेज में जाता है, फिर वर्ब फ्रेज में जाता है, फिर नाउन फ्रेज को ही हम देखते हैं कि और अदर उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, डिटर्मिनर है, फिर नाउन में डिवाइड होता है। तो कुछ इस तरह से मतलब एक जो टी डायग्राम बनता है ना उसी के बेस पे ही आपका फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स भी बनता है। हम एग्जाम्पल में और थोड़ा अच्छे से समझेंगे। फिर फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स आर जनरेटिव एंड दे परमिट्स रिकर्सन। जो फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स होते हैं, जो इसमें रूल्स लगते हैं वो एक तरह से जनरेटिव रूल्स कहलाते हैं। एंड दे परमिट्स रिकर्सन, रिकर्सन को परमिट करते हैं। रिकर्सन क्या होता है? रिकर्सन इज द प्रॉपर्टी ऑफ विच लैंग्वेज ऑफ अ लैंग्वेज दैट अलाउड्स फॉर द एम्बेडिंग ऑफ कैटेगरीज विच में यील्ड इन्फिनिटली लॉन्ग फ्रेजेस। तो एक तरह से रिकर्शन एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी लैंग्वेज की जो अलाउ करता है कैटेगरीज को, तो एक कैटेगरीज में डिवाइड करता है, उसके अंतर्गत फिर आप लॉन्ग फ्रेज बना सकते हो, या उसके अंतर्गत और सारे फ्रेज आते हैं। जैसे नाउन फ्रेज के अंतर्गत आपका वर्ब फ्रेज, वर्ब फ्रेज के बाद आपके क्या पहले नाउन फ्रेज के अंदर नाउन आएगा या नाउन आएगा, नाउन के बाद फिर आप देखेंगे नाउन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं, फिर वर्ब फ्रेज अगर आए तो वर्ब फ्रेज के अंदर क्या क्या इंक्लूड होती है। तो एक तरह से ये चीज़ें कैटेगराइज होती हैं। तो रिकर्सन कुछ ऐसा है, हम समझ सकते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल हम देख लेंगे। जैसे एक फ्रेज स्ट्रक्चर रूल का एग्जांपल क्या हो सकता है। तो जैसे हमने बात की, कोई भी सेंटेंस है हमारे पास, ठीक है, कोई भी सेंटेंस हमारे पास, हमने मान लो उसको सेंटेंस लिखा। सेंटेंस के अंतर्गत हम देखेंगे कि सेंटेंस के अंतर्गत हम देखते हैं कि वो क्योंकि कोई भी सेंटेंस है उसमें नाउन तो होगा, नाउन फ्रेज होगा, और क्या होगा, वर्ब फ्रेज भी होगा। नाउन फ्रेज के अंतर्गत आप देखेंगे आपका डिटरमाइनर दिया जाएगा। डिटरमाइनर जो भी मतलब जितनी भी आर्टिकल वगैरह लगे रहेंगे, जो कॉर्डिनल या ऑर्डिनल कॉर्डिनल भी लगे रहेंगे, तो ये सारी चीज़ें डिटरमिनर में आती हैं। नाउन फ्रेज के अंतर्गत आप देखते हैं कि नाउन तो आता ही आता है ना। अब वर्ब फ्रेज के अंतर्गत क्या आएगा आपका, और साथ ही ऑक्सिलरी भी आती है, अगर कोई ऑक्सिलरी दिया है तो ऑक्स,
वर्ब फ्रेज के अंतर्गत आप देखेंगे, वर्ब फ्रेज के अंतर्गत फिर आपके वर्ब आएंगे, वर्ब और उसके अंतर्गत फिर देखते हैं उसके बाद अगर कोई नाउन फ्रेज दिया है तो कुछ इस तरह से हम इसको देखते हैं। तो कोई भी सेंटेंस है, सेंटेंस पहले ही नाउन फ्रेज में डिवाइड होगा, नाउन फ्रेज और उसके साथ जो ऑक्सिलरी आती है उसमें, और साथ ही वो वर्ब फ्रेज उसके बाद आएगा। वर्ब फ्रेज जब आएगा, वर्ब फ्रेज के अंतर्गत आप देखते हैं किसी भी सेंटेंस में तो वर्ब आपका नाउन फ्रेज, और अगर बाद में कोई प्रीपोजिशन फ्रेज है तो वो भी आएगा। अगेन फिर यहाँ से हम वर्ब तो हो गया, नाउन फ्रेज को फिर से उठाएंगे, नाउन फ्रेज के बाद देखेंगे तो उसमें अगर कोई डिटर्मिनर है तो पहले डिटर्मिनर लिखेंगे, एडजेक्टिव है कोई तो एडजेक्टिव लिखेंगे, उसके बाद अगर नाउन आ गया तो नाउन लिख देंगे। उसके बाद अगर हम रिलेटिव क्लाउज आता है कई बार, विच, हु, हुम, कुछ इस तरह से चीज़ें आती हैं नाउन फ्रेज के अंतर्गत, तो रिलेटिव क्लाउज है तो वो लेंगे। उसके बाद आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज जो भी प्रीपोजिशन आएगा उसके बाद वाला। अब साथ आ जाते हैं हम ऑक्सिलरी की बात करते हैं। ऑक्सिलरी में बेसिकली क्या चीज़ें होती हैं आपको पता है, मॉडल होते हैं, है ना, मॉडल्स जितने भी होते हैं वो सारे ऑक्सिलरी में, और आपके साथ ही साथ हैव जो बी वर्ब होते हैं, और वॉज वर, ये सारी चीज़ें ऑक्सिलरी होते हैं। तो हैव के साथ ईएन लगता है, बी के साथ आईएनजी, तो ऑक्सिलरी में कुछ इस तरह। फिर प्रोपोजिशनल फ्रेज में देखेंगे तो प्रीपोजिशन रहेगा आपका, उसके बाद अगर कोई नाउन फ्रेज है, क्योंकि जैसे इन द टेबल, सॉरी ऑन द टेबल है, इन द लाइब्रेरी, लाइक दैट, तो इन के साथ जो द के बाद फिर आया तो वो एक नाउन फ्रेज हो जाता है। तो प्रोपोजिशन कभी भी अकेले तो नहीं आता ना, उसके साथ कुछ भी आएगा तो वो नाउन में ही आता है। तो आप देख लेंगे कि प्रीपोजिशन फिर आपके प्रीपोजिशन और नाउन फ्रेज के साथ आएगा। तो कुछ इस तरह से जब हम इसको टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, कैटेगराइज करते हैं कहना चाहिए, तो ये एक ट्री डायग्राम के बेस पे ही होता है। कोई भी ट्री डायग्राम आप देखोगे, जैसा जैसा ट्री डायग्राम ने डिवाइड किया हो रहता है, सेम वही स्ट्रक्चर आपको, रोल ये आपको लिख देना है, और ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं करनी होती है। तो कुछ इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। आपका आ जाता है फिर कर्नल स्ट्रक्चर। कर्नल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? द कॉन्सेप्ट ऑफ कर्नल स्ट्रक्चर्स वॉज इनहेरिटेड बाय चॉम्स्की from his teacher Zelling Harris with slight modifications. So kernel structures in syntactic structure are those derived sentence that had only undergone obligatory transformation like affix hoping. तो यहाँ पे कर्नल स्ट्रक्चर वे स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर होते हैं जो डेराइव करते हैं सेंटेंसेस को एक अंडरगोन ऑब्लिगेटरी ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू। मतलब कुछ चीज़ें नहीं ऐड हो, बस जो चीज़ें पहले सेंटेंस में एक ऑब्लिगेटरी के रूप में है उसी को ट्रांसफॉर्म करके एक अपिक्स होपिंग की तरह हम अगर डिराइव करते हैं कोई भी सेंटेंस को, वो कर्नल स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप देखते हैं, ही किल्ड अ टाइगर, सो इट इज़ द कर्नल स्ट्रक्चर फ्रॉम विच द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जैसे द टाइगर वॉज किल्ड बाय हिम, तो इसको एक नॉर्मल कैसे डिराइव कर सकते हैं, ही किल्ड अ टाइगर। तो कुछ इस तरह से कर्नल स्ट्रक्चर को समझा जा सकता है। तो बेसिकली हमने इस वीडियो में इतना ही रखा था। नेक्स्ट जब हम वीडियो लेके आएंगे तो हम सारी ट्रांसफॉर्मेशनल रूल की बात करेंगे, साथ ही फिर डीप स्ट्रक्चर, सरफेस स्ट्रक्चर की भी बात करेंगे, उसमें ट्रांसफॉर्मेशनल रूल कैसे हेल्प करता है वो भी बात करेंगे। और आपको कोई भी डाउट लगता है, किसी तरह का कोई क्वेश्चन आता है मन में, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। एंड आपको PDF चाहिए है तो टेलीग्राम ग्रुप का हम लिंक दे दूँगी, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं आप। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज।